So, hello friends, welcome to Avipedia. My name is Altaf Sheikh. I am teaching to you Polity and Constitution for EPFO एग्ज़ाम। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे, देखिए आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे और अलग अलग क्वेश्चन में से क्वेश्चन हम निकालेंगे। देखिए जो आज की क्लास रहने वाली है उस क्लास का कुछ मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। क्लास में हम आज मेनली सीखेंगे, देखिए आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताइए। जैसे हमारा एक मेन क्वेश्चन रहेगा कि हाउ टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अगर उसकी पोस्ट से हटाना है तो कैसे हटाएंगे हम, उसका क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा, शायद आज तक आपको नहीं पता होगा, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन देता है, हु गिव ओथ टू प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन देता है, क्या प्राइम मिनिस्टर देता है, कौन देता है उनको प्रेसिडेंट को ओथ इंडिया में। उसके साथ साथ हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे इंडिया में। व्हेन वाज कम पंचायती राज इन इंडिया, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया में पंचायती राज आया। क्या पंचायती राज जो है वो जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी टाइम ऐड ऑन कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया पंचायती राज। इस सबके क्वेश्चन के आंसर सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे आज के सेशन में। उसके साथ साथ एक और बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, शायद आपको नहीं पता होगा, और ये चीज़ हमें एज ए सिटीजन हमें पता होना चाहिए अगर आप एक गुड सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है जिसके हम बहुत सारे इसके और भी रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि जो इंडिया के हमारे पब्लिक फंड्स हैं, यानी कि जो पब्लिक अकाउंट है, हमारा जो पब्लिक का पैसा है, जो हम टैक्स पे करते हैं, जो हम डिफरेंट एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं, जो भी हम गवर्नमेंट अदर कंट्रीज को लोन देती है, ठीक है, और उसका जो लोन वापस आते हैं, उसका जो इंटरेस्ट आता है वो कौन से अकाउंट्स में जाता है, वो कौन कौन से अकाउंट हैं, यानी कि पार्लियामेंट के पास या गवर्नमेंट के पास ऐसे कौन कौन से अकाउंट्स हैं, उनके क्या नाम है, जो पब्लिक का पैसा है वो कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज आपको पता चलेगा पब्लिक का पैसा जो है, हमारा जो पैसा है वो कौन से अकाउंट्स में पड़ा हुआ है और उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट अकाउंट्स के बारे में आज सीखेंगे। इसी के साथ हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चन ये भी देखेंगे कि जो सैलरीज हैं, ठीक है, डिफरेंट हाई कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, या अदर पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, इनकी सैलरी कौन से अकाउंट से दी जाती है। ऐसे कौन से अकाउंट्स हैं गवर्नमेंट के पास जहां से ये पेमेंट करते हैं, क्या अपने पॉकेट से करते हैं या किसी पब्लिक का पैसा है, कहाँ पे पड़ा हुआ है। जो पब्लिक का पैसा है क्या वो एक अमेंडमेंट करके लॉ बना के उसके थ्रू पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट यूज करती है, या खुद ब खुद जब उनको मन करे तो यूज कर सकती है। तो ये चीजें हम देखेंगे आज के सेशन में। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। आप इतनी देर में क्लास को शेयर कर दीजिएगा और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए जैसे आपको पता ही है कि 2022 में ईपीएफओ एग्जामिनेशन में अबीपीडिया ने 210 सिलेक्शंस दी थी, which is a big achievement of Abipedia. So let's friends start today's session. हम एक एक क्वेश्चन से बहुत अलग अलग क्वेश्चन भी निकालेंगे, अलग अलग डायमेंशन से उस क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आपकी जो नॉलेज है उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। और जब क्वेश्चन से हम एक तरह से क्वेश्चन हुक करके पढ़ते हैं ना, तो हमें वो चीज़ें भूलती नहीं है। हम पहले क्या करेंगे, पढ़ने का एक तरीका रखेंगे। पहले हम जो भी टॉपिक होगा उसको एज ए क्वेश्चन देखेंगे कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारे माइंड में अगर वो क्वेश्चन कभी भी आएगा तो उसका आंसर देने लायक ऑलरेडी हमारे पास नॉलेज होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे हु 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु एडमिनिस्ट्रेट्स ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन सा ऑफिस या कौन सा एडमिनिस्टर जो है वो ओथ देता है। ओथ का मतलब होता है कभी जब भी कोई
इलेक्टेड होता है, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होगा, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो इलेक्टेड होंगे, तो उसके बाद उनको ओथ दी जाती है, एक तरह से कसम दी जाती है कि आप जो भी काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रह के करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करके, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके करोगे। ठीक है, तो आप बताइए कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के इलेक्टेड होने के बाद प्रेसिडेंट को कौन, दिए गए हुए 4 ऑप्शन में से, दिए गए हुए 4 लोगों में से कौन सा ऐसा बंदा है या कौन सा ऐसा एडमिनिस्टर है जो प्रेसिडेंट को ओथ देता है? तो आंसर करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर, क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ओथ देता है? यूनियन होम मिनिस्टर, जो अभी के होम मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह जी, क्या वो देते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया के जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या वो देते हैं? क्या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं? तो आंसर करने की कोशिश कीजिए, आपको क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है? देखिए, 2 चीज़ों में ज़्यादा, 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न होगी आपको, 2 या 3 में। यूनियन मिनिस्टर तो, यूनियन होम मिनिस्टर तो कम छोटा आता है, आपको भी पता है, तो इसको कोई भी नहीं करेगा। वाइस प्रेसिडेंट को करेंगे बहुत सारे, और प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, जो खुद प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये बहुत सारे ऑफिस में ओथ देता है, यानी कि जो ऑफिस में, जहाँ हम बोल सकें, बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको, जैसे अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट के द्वारा ओथ दी जाती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को कौन ओथ देता है? प्रेसिडेंट देता है। अगर जो होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर को भी कौन ओथ देता है, दिलवाता है? प्रेसिडेंट दिलवाता है। सिर्फ होम मिनिस्टर ही नहीं, प्लस अदर मिनिस्टर्स भी। जितने भी अदर मिनिस्टर्स होते हैं उन सबको ओथ दिलवाने का काम किसका होता है? कौन ओथ देता है? वो देते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ही ओथ देता है। ठीक है, और उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही ओथ दी जाती है। तो अब इन सब लोगों को तो प्रेसिडेंट ओथ देता है, आपको बताना है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन देता है। कुछ को लगेगा, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी उनके पास पावर नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को ओथ दें। ठीक है, प्रेसिडेंट को ओथ देने का, प्रेसिडेंट देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज अ एक्सिक्यूटिव हेड। ठीक है, गवर्नमेंट में जो काम काज होते हैं सारा उनका, वो पावर उनके पास होती है, एक तरह से पीपल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एक तरह से आप ये मान सकते हो कि हेड ऑफ स्टेट भी हैं, हेड ऑफ स्टेट तो है ही हैं, और उसके साथ इनका जो प्रोसीजर होता है ना, जो भी काम काज करने का तरीका होता है, वो पूरा एज ए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए काम करना होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का, या कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेफ गार्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो सेफ रखने का जिसका काम है, वो कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी, यानी कि अगर उसका कोई बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान होता है, गवर्नमेंट के द्वारा उसके बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़फोड़ की जाती है, तो वो उसका एक तरह से हम सीधा ये बोल सकते हैं कि अगर कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का हेड कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। यानी कि अगर हम देखें सभी कोर्ट्स का, या सुप्रीम कोर्ट का जुडिशरी का जो हेड है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ये भी ओथ नहीं देता किसको? प्रेसिडेंट को, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट से नीचे आता है। ठीक है, तो जो ओथ दिलवाने का ओथ देता है प्रेसिडेंट को, वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन ओथ देता है प्रेसिडेंट को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करता है? जो मैन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करता है प्रेसिडेंट, उसको ओथ देने का काम करता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम और भी प्रेसिडेंट के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, बहुत इंटरेस्टेड चीजें हैं। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड कीजिए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एज ऑफ एक्सरसाइज फ्रेंचाइज वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप अभी जो हम जितने भी लोग हैं वो इलेक्शन देते इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ हम पोल करते हैं, जब भी कोई बंदा इंडिया में अगर इंडिया का नागरिक है वो, ठीक है, तो 18 साल का होता है तो उसका इलेक्शन कार्ड बन जाता है। उसके बाद वो अपना वोट जो है वो पोल कर सकता है, कहीं भी पंचायती इलेक्शन में करे वो, चाहे स्टेट असेंबली इलेक्शन में करे, चाहे लोकसभा के इलेक्शन में करे, तो कहीं भी वो अपना पोल जो वोट को पोल कर सकता है। ठीक है, अब पूछा गया हुआ है क्वेश्चन में ये, क्या स्टार्टिंग से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे, उस टाइम से लेके आज तक क्या 18 साल उसी टाइम में हमने मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर रखी थी क्या, जब बाद में रखी है? तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा सबसे पहले इलेक्शन हुए थे, ठीक है, उस टाइम पे जो इंडियन सिटीजन्स की यानी कि इलेक्टोरल की एज थी, इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करते थे लोग, वो आफ्टर 21 ईयर करते थे, यानी 21 साल थी मिनिमम एज थी पोलिंग की, 21 साल, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ा तो 1988 में एक अमेंडमेंट एक्ट पास होती है, अमेंडमेंट एक्ट 61, ठीक है, 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988 में पास होती है और ये इंप्लीमेंट होती है यानी फोर्स में आती है 1989 में। ठीक है, और इसके बाद जो एज है वो 3 साल रिड्यूस कर दी जाती है। पहले 21 साल थी और 21 साल को रिड्यूस करके कितने कर दी जाती है, 18 ईयर। तो आज के टाइम पे जो इंडियंस हैं, कोई भी इंडिया का नागरिक जो है, जिसके पास नागरिकता है, वो 18 साल का होने के बाद पोल कर सकता है। अगर उसका इलेक्शन कार्ड बन गया है तो वो आराम से कहीं भी जाके किसी भी पार्टी को अपना वोट डाल सकता है। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इन फ्यूचर ये लगता है आपको कि 18 साल से एज और रिड्यूस होगी? जैसे 21 साल थी पहले, तो पहले क्या था, जब स्टार्टिंग में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि भाई जो इंडियंस हैं अभी, उनको जो अच्छे से वोट देने की नॉलेज होती है, कौन सी पार्टी चूज करनी है, कौन सा हमारे लिए अच्छा है, तो वो जाके 21 साल में कम से कम उनको दिमाग में आता है। 21 साल से के बाद किसी भी बंदे का दिमाग अच्छे से चलता है। 1988 में के आसपास आके गवर्नमेंट को ऐसे लगने लगा कि नहीं भाई, जब 18 साल का बंदा हो जाता है तो उसका दिमाग काम करता है आराम से, उसको पता चलने लगता है कि हाँ भाई 18 साल के बाद वो एक मैच्योर स्टेज में चला जाता है और वो अपना वोट किसी को भी कर सकता है, यानी कि उसके पास ये काबिलियत होती है सोचने समझने की। तो क्या आपको लगता है जैसे इन अभी के टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन में आप देखोगे तो एक 14-15 साल का जो बच्चा है, ठीक है, 15-16 साल का जो बच्चा है, तो वो भी अच्छा समझदार है, उसको भी पता है कि हमारे लिए कौन सा अच्छा प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छे काम कर सकती है, ठीक है, तो कौन सा हमारा जो एक नेता हो सकता है। तो आज के टाइम पे ये सभी बच्चों को पता है। बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया से ये चीज़ें सीख लेते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, टीवी पे देखते हैं। तो आजकल जो आज से मतलब 30 साल पहले लोगों को 18 साल में जाके सीखते थे, जब 20 साल पहले, वो आजकल बच्चा 12-14 साल में सीख जाता है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर अगले 5-10 साल में 18 से रिड्यूस करके 16 या 15 भी आ जाए, ठीक है, 16 या 15 भी हो सकती है। तो इसके चांसेस हैं, अगर हम देखें कि अगर जैसे आजकल छोटे बच्चे में ही काबिलियत, उसको समझदारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन सी, 61 अमेंडमेंट में आया था। 42nd अमेंडमेंट ये थी, ये बहुत सारा इसमें एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हुई थी। 1977 में ये अमेंडमेंट हुई थी, 1977 में तब इमरजेंसी लागू थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसमें
चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को ही सुधारने के लिए आया था। बहुत सारी चीज़ें जो चेंज की थी, जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से या पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं थी, तो वो चीज़ें वापस लाने की कोशिश की गई, उसको ठीक किया गया, वापस करेक्ट किया गया। जो 72 अमेंडमेंट एक्ट है ये अलग है, ये भी त्रिपुरा के अकॉर्डिंग है। त्रिपुरा में ना क्या था कि उस टाइम पे टेम्परेरली जो ट्राइबल को मतलब ट्राइबल को सीट्स प्रोवाइड करवाई गई थी। ट्राइबल जो एरिया था, ट्राइबल लोग थे, उनको एक तरह से बोलते हैं ना, जैसे कुछ सीटें दी गई थी, मतलब रिजर्व की गई थी उनके लिए सीट्स, ठीक है, टेम्परेरली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। हाउ मेनी डेज ऑफ prior notice is required for the impeachment of the president of India? देखिए इस क्वेश्चन का तो आंसर हमने सीखना ही सीखना है, बट इससे और बहुत सारे क्वेश्चन मैच करते हैं। हम ना पूरा ये सीखेंगे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसका इम्पीचमेंट करने का, व्हाट इज इम्पीचमेंट। सबसे पहले तो ये बताइए व्हाट इज इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट वर्ड कहाँ पे यूज होता है? इम्पीचमेंट वर्ड यूज होता है जब प्रेसिडेंट को, हम बात करते हैं प्रेसिडेंट को उसके ओहदे से हटाने की, ठीक है, प्रेसिडेंट को रिमूव करने की, तो तब वर्ड यूज होता है इम्पीचमेंट, ठीक है। अब ये चीफ जस्टिस में अलग वर्ड यूज होता है, प्रेसिडेंट में ही सिर्फ इम्पीचमेंट जो वर्ड है वो यूज होता है। तो हम ये देखेंगे कि हाउ टू रिमूव अवर प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसमें ना एक क्वेश्चन और भी देखेंगे, प्रेसिडेंट का तो देखेंगे, एक क्वेश्चन ये देखेंगे, क्या हम कैन वी रिमूव अवर प्राइम मिनिस्टर बाय वोटिंग और एनी अदर पावर। हम जो लोग हैं डायरेक्ट हम प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं क्या? उसकी जो पोस्ट है, जो उसका ओहदा है, उसकी चेयर से हम प्राइम मिनिस्टर को बुला सकते हैं, ये बुलाने का हमारे पास हक है। इस क्वेश्चन का आंसर ना आप करोगे, ठीक है। तो आप इसका आंसर ढूंढिए, जाके एक्सप्लोर कीजिए, क्या प्राइम मिनिस्टर को अगर डिसमिस करना हो या रिमूव करना हो तो उसका क्या तरीका है, ठीक है। क्या उसको हम डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, या उसको लोकसभा के मेंबर या राज्यसभा के मेंबर कर सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट को हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव किया जा सकता है। लगभग प्रेसिडेंट की तरह ही होता है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, बट वहां पे इम्पीचमेंट जो है वो यूज वर्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये आप याद रखना। देखो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हाउ टू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो इलेक्टेड कैसे होता है, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसको रिमूव कैसे किया जाता है, इसकी इम्पीचमेंट कैसे होती है। तो देखिए जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्टेड होने का तरीका है इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। अब डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट में भी डिफरेंस होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जो हम लोग खुद जाके इलेक्शन वोट देते हैं किसी भी पार्टी को, अगर हम खुद जाके वोट दे रहे हैं तो यानी कि हम डायरेक्ट इलेक्ट कर रहे हैं किसी को, ठीक है। जब हम ईवीएम का बटन दबाएंगे तो वो क्या होगा, जिसका हमारा कोई भी जो इंडियन नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, अगर वो खुद जाके ईवीएम का बटन दबाता है और वोट करता है तो उसको हम बोलेंगे, जिसको भी करोगे, डायरेक्ट इलेक्शन, अगर सिंपल वे में बताऊं तो। और इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है इनडायरेक्ट, यानी कि एक सिटीजन क्या करेगा, जाके इलेक्ट करेगा किसी अपने एक एमएलए को, जैसे एमएलए को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है। और ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जाके इलेक्ट करेगा, जहाँ हम लोग बोल सकते हैं किसी एमपी को करेगा, ठीक है। एमपी को अगर इलेक्ट करता है तो ये एमपी जाके क्या करेगा, इलेक्ट करेगा किसको, प्रेसिडेंट को। तो अब प्रेसिडेंट इलेक्ट तो हो रहा है, बट हमारे द्वारा ही हो रहा है, बट हमारे द्वारा इनडायरेक्टली है। हम डायरेक्ट थोड़ा ना वोट दे रहे हैं, अगर डायरेक्ट यहां देते वोट तो फिर डायरेक्टली वोट होता।
हम किसके थ्रू वोट कर रहे हैं? एमपीस के द्वारा, ठीक है। हमने एमपीस को चुना, एमपीस को वोटिंग की, एमपीस को इलेक्ट किया और एमपीस ने जाके हमें रिप्रेजेंट किया प्रेसिडेंट के सामने, यानी कि एमपीस की मर्जी से जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा, एमपीस इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। बट कहीं ना कहीं वो दिमाग में ये रखेंगे कि अगली बार फिर से मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ने हैं तो मैं उसी बंदे को चूज करूं जिसको लोग भी चाहते हो, ठीक है, जो अच्छा इंसान हो। तो इलेक्ट लगभग हमारे से इलेक्शन स्टार्ट हुए प्रेसिडेंट के, बट इनडायरेक्टली बीच में कौन आ गया? बीच में आ गए एमपीस, ठीक है। तो एमपीस इलेक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है बाय इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज में बहुत सारे वोटर होते हैं, कभी 2000, 2500, 1800, 1500 इतने इतने होते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं। अब इसमें जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आया तो उस पर भी उसके एग्जाम्पल लेके वहां से कर लेंगे। तो ये लंबा टॉपिक है थोड़ा, इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है, कौन कौन लोग आते हैं, ये हम नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंट, बट जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर क्या हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर किसी एक, हमने जैसे पढ़ा था पिछली क्लास में कि किसी भी 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बट 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। तो अब वो अगर लोकसभा का मेंबर बनता है तो वो क्या होगा? इनडायरेक्टेड इलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर हमारा इनडायरेक्टेड भी हो सकता है और डायरेक्टेड भी हो सकता है, डायरेक्ट इलेक्टेड भी हो सकता है और इनडायरेक्ट इलेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन का आंसर, प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट कैसे किया जाता है। देखो, प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट करने का तरीका होता है, सबसे पहले किसी भी आइदर हाउस में लिखा होता है, आइदर हाउस का मतलब होता है लोकसभा या राज्यसभा में आप क्या कर सकते हो? लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक में आप 1/4 आप क्या करोगे? 1/4 मेंबर से, जितने उस किसी एक, आप चाहे पहले लोकसभा में करो चाहे पहले राज्यसभा में करो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो ये काम, ये प्रोसेस इंपीचमेंट का, यानी कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने का काम आप लोकसभा से भी स्टार्ट कर सकते हो, राज्यसभा से भी कर सकते हो, किसी भी एक हाउस से कर सकते हो। अब जिस हाउस से करोगे उस हाउस में 1/4, यानी कि जो उस जितने, अगर मैं बोलूं लोकसभा से स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहां पे लगभग 445 मेंबर होंगे, ठीक है, 445 या 442 इतने होंगे। तो इन टोटल मेंबर के 1/4 यानी कि इनका चौथा हिस्सा जो मेंबर्स हैं उनको साइन करके ये देना पड़ेगा कि हाँ भाई रिमूव करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाए, ठीक है। रिमूव करने का क्या किया जाए? प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाए। अब जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, 1/4 जो मेंबर्स हैं वो एग्री होंगे, एग्री होने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। और जब ये एग्री होंगे उससे पहले 7 दिन पहले, कितने? 7 डेज पहले, 14 डेज पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 14 डेज, नो 7 डेज, 14 डेज पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक नोटिफिकेशन देना पड़ेगा डायरेक्ट प्रेसिडेंट को कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, आपको इंपीचमेंट करने का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 14 डेज पहले नोटिस दोगे प्रेसिडेंट को, और 1/4 जब मेंबर एग्री होंगे तब क्या होगा? उसके बाद ये प्रोसीजर पहुंचेगा किसी एक, चाहे पहले वो लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो। अगर फॉर एग्जांपल लोकसभा से हो रहा है तो लोकसभा में क्या होगा? 2/3 की मेजोरिटी से, 2/3 यानी कि अगर लोकसभा में 445 मेंबर हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड कर दो। इतने मेंबर से क्या होगा? मेजॉरिटी से, इसको बोलते हैं मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी इसको बोलते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए यहां से। स्पेशल मेजॉरिटी से जब यहां से पास होगा उसके बाद जाएगा सेकंड हाउस में। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर लोकसभा था तो यहां पे राज्यसभा होगा, ठीक है, राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में इसकी क्या की जाएगी? इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्या जो प्रोसीजर चल रहा है वो सही है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यहां पे भी 2/3
यानी स्पेशल मेजोरिटी से यहां से भी पारित होगा बिल और उसके बाद हो जाएगी इंपीचमेंट। क्या हो जाएगी? इंपीचमेंट। ठीक है, यहां पे राज्यसभा हो सकता है, चाहे यहां पे भी राज्य, या तो यहां राज्यसभा होगा तो यहां लोकसभा होगा, कहीं भी हो सकता है। आप किसी भी हाउस से आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दोनों हाउस में जिस हाउस से पहले होगा फिर सेकंड हाउस उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा क्या ये सही प्रोसीजर चल रहा है, उसके बाद जाके अगर दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों से 2/3 की मेजोरिटी से अगर बिल पास हो गया, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे कि अब इंपीचमेंट हो गया, यानी प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कभी। ठीक है, इन फ्यूचर देखते हैं। ये प्रोसीजर बहुत मुश्किल है, कोई इतना इजी भी नहीं है प्रोसीजर। ठीक है, तो 1/4 पहले एग्री होना ही बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 445 मेंबर हैं, ठीक है, तो 1/4 पहला नंबर तो आता ही, कभी आधे मेंबर हैं किसी भी हाउस में, कभी आधे आएंगे, कभी 1/3 आएंगे, तो 1/4 उनमें से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 1/4 कितने होंगे? लगभग होंगे 135 मेंबर के आसपास। ठीक है, अब 135 मेंबर हैं तो कभी कभी आते ही 200 मेंबर हैं, 200-250 मेंबर आते हैं। अब 200 मेंबर में से बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि 135 बोल देंगे हाँ। अब ये तब बोलेंगे इंपीचमेंट ज्यादा टाइम होती कब है? तब इंपीचमेंट की जाती है जब अगर कोई बड़ा क्रिमिनल केस, क्रिमिनल ऑफेंस लग रहा है किसी प्रेसिडेंट पे कि हाँ भाई इस बंदे ने ये क्रिमिनल काम कर दिया है, बहुत बड़ा कोई काम कर दिया होगा, क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी होगी, तो उस टाइम पे जब बहुत ज्यादा इशू हो जाएगा इंडिया में, तो तब ये सिचुएशन आएगी, ये लोग होंगे। वरना इन्हीं लोगों ने इलेक्ट करके बनाया होगा तो ऐसे ही थोड़ा ना वो हो जाएंगे, उनके खिलाफ हो जाएंगे। पहले थोड़ी देर बनाया खुद और बाद में खुद ही उसके खिलाफ हो जाओ। हाँ, ये सिचुएशन हो सकती है कभी कभी के प्रेसिडेंट ही जिनको बनाए तो उसी को वापस रगड़ा देना स्टार्ट कर दे, तो वो हो सकता है, बट ये बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर 2/3 की मेजोरिटी भी देखें तो बहुत हो जाता है। यहां पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग कितना हो जाएगा? 900 के आसपास, तो 900 को 300, यानी 300 के आसपास मेंबर जो हैं, 445 में से 300 मेंबर एग्री होने चाहिए, लिख के देना चाहिए जब आपका बिल पास होगा तो। ठीक है, तो ये भी मुश्किल है, टफ है। 300 मेंबर आते ही नहीं है, कभी कभी 200 मेंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो 300 मेंबर, तो अगर 200-250 आ रहे हैं, 300 मेंबर तो मुश्किल से आएंगे। तो सारा जब, यानी कि एक तरह से आप ये बोल सकते हो सारे के सारे मेंबर एग्री हो जाएं कि हाँ अब हटाना ही हटाना है, तो तब ये सिचुएशन हो सकती है, तब ये काम हो सकता है, अदरवाइज मुश्किल होगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को रिमूव करना इजी काम नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था, हाउ मेनी डेज पीरियड नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो कितने डेज हैं? 14 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 14 डेज है। अब आपको ना एक क्वेश्चन का आंसर करना है, एक क्वेश्चन आपने और बताना है, क्वेश्चन का आंसर करना है कि जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्वेश्चन दिमाग में आता है। अभी क्वेश्चन दिमाग से निकल रहा है तो नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, तो 14 डेज याद रखना है, 14 डेज पे जो पहले नोटिस देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन whose written recommendation the president can declare national emergency according to 42nd constitution amendment? ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले तो कुछ और प्रोसीजर होता था, बट अभी का जो प्रोसीजर चलता है, अगर नेशनल इमरजेंसी लागू करनी है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट करनी है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, यानी कि हमारा प्रेसिडेंट कैसे करता है, क्या अपनी मर्जी से करता है, या उसको प्राइम मिनिस्टर बोलता है तो करता है, या उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलता है तो करता है? तो ये आज इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आप आंसर करने की पहले ट्राई कीजिए, क्या प्राइम मिनिस्टर करता है उनको, कैबिनेट्स करती है, पार्लियामेंट करती है, या नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है? देखो, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट खुद नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर अकेले के पास इतनी पावर नहीं होती है।
प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है बट एक कलेक्टिव पावर होती है, ठीक है। कैबिनेट जब उसके साथ रहती है, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, तो तब एक बड़ी पावर निकल के आती। तो जो जब 42nd अमेंडमेंट यानी 1977 के बाद जब भी प्रेसिडेंट को अगर इमरजेंसी लागू करनी पड़ेगी तो पहले कैबिनेट से, कैबिनेट, व्हाट इज कैबिनेट, आपको ना एक क्वेश्चन का आंसर करना है, व्हाट इज कैबिनेट। कैबिनेट चीज क्या है, ठीक है, कैबिनेट चीज क्या है। तो शायद आपने कैबिनेट कई बार पढ़ा होगा बट बहुत सारे लोगों को जो है वो कैबिनेट का मतलब नहीं पता होता, कैबिनेट है क्या चीज। तो कैबिनेट होती है, कैबिनेट में ना सारे मिनिस्टर जो हैं, बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, जैसे हमारा फाइनेंशियल मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, ऐसे ही रेलवे मिनिस्टर हो गया, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। लगभग 100-110 मिनिस्टर्स होते हैं, या 70-80 मिनिस्टर, मतलब 10% जितनी भी 400 अगर, हाँ 10 से 15% जो है वो मिनिस्टर होते हैं। लगभग हमारे 50-60 मिनिस्टर होंगे, ठीक है। तो 50-60 मिनिस्टर में से ना कुछ जो टॉप मिनिस्टर होते हैं, जो हाई लेवल के होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, तो जो ऐसे बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, ये सारे मिनिस्टर मिलके ना लगभग 15 से 20 मिनिस्टर की एक बॉडी होती है, जो हायर लेवल के होते हैं, जिनके बड़े बड़े लेवल का काम होता है। ये सारे मिनिस्टर कलेक्टिवली काम करते हैं, ठीक है। और ये इनका जो हमारा देखो पार्लियामेंट सेशन है वो 3 बार साल में चलता है, ठीक है। बट ये क्या करते हैं, डे टू डे वर्क करते हैं, लगभग डेली इनका क्या होता है, एक तरह से मीटिंग बैठती है। ये 15 से 20 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो हायर लेवल के मिनिस्टर होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। इसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, जो हायर लेवल के मिनिस्टर हैं वो भी आएंगे। तो ये सारे देश को मेन जो एक्सिक्यूटिव बॉडी होती है, हमारे देश में एक्सिक्यूटिव ऑर्डर चलाने का काम होता है, देश को हैंडल करने का काम होता है, वो होता है इस कैबिनेट का, ठीक है। कैबिनेट का काम होता है एक्सिक्यूटिव जो भी ऑर्डर्स हैं वो करना। लेजिस्लेटिव होता है, लेजिस्लेटिव के काम कौन करती है, लॉ पारित करना, लॉ बनाना, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर मिलके। बट जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, कोई नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट करना, कुछ भी डे टू डे वर्क में जो भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम होता है इस बॉडी का, ठीक है, कैबिनेट का, कैबिनेट मिनिस्टर्स का, ठीक है। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ये अगर लिखित में दे दें, ठीक है, सिर्फ बोलने से नहीं, अगर ऑन द पेपर लिखित में दे दें सभी पूरी कैबिनेट, तो तब जाके जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी लागू कर सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं लगाता। मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ कहने के लिए हेड है, ठीक है, वो सिर्फ जो आगे सामने पर्दे पे रखने वाला काम उनसे करवाया जाता है, सारे काम उनके नाम पे किए जाते हैं, बट एक्चुअल में काम करने वाला कौन है, वो ये कैबिनेट कमेटी है, यानी कि ये कैबिनेट मेंबर्स हैं, ठीक है। जो हमारी कैबिनेट है वो मेन काम, सब रोल, सब जो पावर है ना पूरी, वो सारी की सारी इसके पास है, ठीक है, जितनी भी है। सभी मेंबर, सभी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर के पास भी इतनी नहीं है जितनी इसके पास पावर है, ठीक है, जा हमारे पार्लियामेंट के पास, जा टोटली जो मेन, जा ये बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और जो बड़े बड़े कुछ मिनिस्टर्स हैं उनके पास वो सारा काम करते वो ही हैं बैक एंड से, बट आगे जो है वो दिखाया काम नाम जिसके नाम पे किए जाते हैं वो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट नहीं होता, पूरा पार्लियामेंट नहीं लिख के देता, तो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एडिट विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो 73rd अमेंडमेंट एक्ट थी, अमेंडमेंट है क्या, पहला नंबर तो ये पता होना चाहिए। बताइए व्हाट इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 1992 में ये पास हुआ था, बताओ। देखो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था जो, ये था पंचायती राज। इस अमेंडमेंट एक्ट के
एक्ट के थ्रू इंडिया में पंचायती राज जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन है, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं, वो इम्प्लीमेंट हुआ था। लगभग दोनों चीज़ें सेम है, बस ये जो है ये विलेजेस में आती है, रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में जो होता है वो म्यूनसिपैलिटी के थ्रू होता है। अब ये 73rd अमेंडमेंट हुई थी 1992 में, ठीक है। क्या उससे पहले इंडिया में पंचायती राज था? इस टाइम पे इंडिया में 1992 में ये अमेंडमेंट आई। क्या इससे पहले कोई पंचायती राज था? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में पहले लिखा हुआ था पंचायती राज? तो देखो, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे महात्मा गांधी, उनका सपना था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो विलेज लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी में ये लिख रखा था कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो विलेज लेवल तक होनी चाहिए, विलेज लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी पंच सरपंच या हम बोले पंचायत राज सिस्टम होना चाहिए। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया तब इतना इजी नहीं था कि हम पंचायती राज इंप्लीमेंट कर पाए, ना तो उतने रिसोर्सेज थे, ना उतनी हमारे पास अभी देश में डेवलपमेंट हुई थी कि हम इतने रिसोर्सेज खर्च कर पाए पंचायत लेवल पे। तो बाद में बहुत सारी रिकमेंडेशन हुई, बहुत सारी जो है कमेटीज बनाई गई, बहुत सारी, तो उनके दोबारा रिकमेंड किया गया। तो बहुत बार इसको पंचायती राज के अमेंडमेंट एक्ट को पास करने की कोशिश की गई, उसको लागू करने की कोशिश की गई, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो आखिरकार 1992 में जाके ये अमेंडमेंट पास होती है दोनों हाउसेस से, और लास्ट में फाइनल जाके ये इम्प्लीमेंट भी कर दी जाती है 1992-93 में। तो इसके बाद जो है पंचायती राज स्टार्ट होता है। अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट थी ये आती है पार्ट 9 में, ठीक है। किसमें आती है? पार्ट 9 में। जो इंडिया का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में क्या प्रोविजन है? पंचायती राज का, ठीक है। और पार्ट 9B में जो है इसमें है म्युनिसिपैलिटी का, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी रखा हुआ है। और ये आर्टिकल कितने से कितने में आता है? पंचायती राज जो है ये आता है आर्टिकल 243 टू 243 ओ के बीच में। ओ यानी ABCDEFGH ऐसे करके ओ तक जो है वो इसके प्रोविजन रखे हुए हैं। ये है जो पावर देता है पंचायती राज में। कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज कहाँ पे रखा हुआ है? आर्टिकल 243 टू 243 ओ तक, ठीक है। और पार्ट किसमें है? पार्ट 9 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स डील विद द सब्जेक्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट एट द सेंटर। देखो हमारा जो कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं, अर्बन लोकल बॉडीज होती क्या है? पहला नंबर, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज अर्बन लोकल बॉडीज? द अर्बन लोकल बॉडीज इज नथिंग बट म्युनिसिपैलिटी सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी राज, म्युनिसिपैलिटी कमीशंस जिसको हम बोलते हैं MCI, म्युनिसिपैलिटी कमीशन ऑफ दिल्ली हो गया, जैसे म्युनिसिपैलिटी कमीशन ऑफ अहमदाबाद हो गया। तो ऐसे MC जो होते हैं ये, इनको हम बोलते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। जैसे रूरल लोकल गवर्नमेंट जो पंचायत होती हैं, पंचायती राज होता है, ऐसे म्युनिसिपैलिटी होता है जो हमारे पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9B में रखा गया हुआ है। किसमें? 9B में रखा हुआ है। तो ये म्युनिसिपैलिटी जो होती हैं, म्युनिसिपैलिटी ऑफ कमीशन, इनको ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं? ऐसी कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं या मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ये आती है? सेंटर में, स्टेट लेवल पे, या जिसमें भी ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? सेंट्रल लेवल की कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या ऑल ऑफ द अबव? सो आंसर करने की ट्राई करो। देखो जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट से डील करती हैं वो ये तीनों की तीनों मिनिस्ट्रीज हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर भी करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी करती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी करती है। अब ये तीनों कैसे करती हैं, क्या तीनों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ये देखते हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री वहां पे करती है जहां होता है कंटेनमेंट जोन, ठीक है। बहुत सारा आपने अर्बन यानी कि सिटीज में देखा होगा कि क्या होता है, जहां पे पूरा आर्मी का कैंट होते हैं, आर्मी के कैंप होते हैं, कंटेनमेंट जोन होता है, तो वहां पे ना कोई भी ना तो होम मिनिस्ट्री कर सकती है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कर सकती है, ठीक है। क्योंकि आर्मी का एक तरीका होता है, आर्मी जहां भी होती है ना सब कुछ उसके अंडर ही आ जाता है। तो यहाँ पे आर्मी जो डिफेंस मिनिस्टर होगा वो ही जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको भी यही हैंडल करेगा, ठीक है। तो इसका काम होता है जहां पे जिस सिटी में भी कंटेनमेंट जोन है उस पे उस एरिया में अर्बन लोकल बॉडीज पे जो डील करेगी वो डिफेंस मिनिस्ट्री करेगी। अगर हम देखें होम मिनिस्ट्री का एरिया आता है जैसे कोई यूटी हो गया, ठीक है। अब जो यूटीज हैं, यूटीज में जो भी अर्बन लोकल बॉडीज होंगी उनके साथ डील करेगी होम मिनिस्ट्री, और बाकी जो अदर एरिया बचेगा उसमें करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की क्लियरिटी हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, द पेंशन ऑफ द रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट इज चार्ज्ड ऑन। देखिए, इसमें ना इस क्वेश्चन में हम 2-3 चीजें सीखेंगे। एक तो ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे कौन कौन से अकाउंट हैं जहां पे पब्लिक का मनी रहता है, और कौन कौन से अकाउंट में से मनी को कैसे निकाला जाता है, कैसे उसको स्पेंड किया जाता है, कहाँ कहाँ स्पेंड किया जाता है, क्या क्या उसके कहाँ कहाँ में वो यूज होता है, ठीक है। ये इस यहाँ पे एक क्वेश्चन हम सीखेंगे। और दूसरा, पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं कि जो रिटायर्ड जज हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज का भी सेम ही तरीका होता है, तो जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं इनकी सैलरी का जो प्रावधान है, जो इनकी सैलरी दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन ए, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से जितने भी रिटायर्ड जज हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, उनको पे किया जाता है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट होता है बट यहाँ से नहीं किया जाता, क्योंकि हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और जितने भी उसके जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, इसलिए इसको कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है। एक होता है, देखो 3 तरह के ना अलग अलग अकाउंट्स हैं इंडिया में, पब्लिक अकाउंट 3 तरह से हैं अलग अलग। एक होता है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा होता है, सेकंड है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 3 अलग अलग अकाउंट्स होते हैं हमारे पार्लियामेंट के पास, जिनमें से हमारा पब्लिक का पैसा भी जिनमें जाता है और पब्लिक का पैसा यहाँ से पब्लिक के लिए यूज भी किया जाता है। देश के कोई भी एक्टिविटी कहीं स्पेंड करना है, कुछ भी करना है, तो वो इन्हीं अकाउंट से किया जाता है, इन्हीं 3 अकाउंट से। अब तीनों अकाउंट में से कभी भी उनको क्या मन मर्जी जो भी मर्जी होगी वहां से उठा लेंगे, ऐसा नहीं होता। हर एक अकाउंट का अलग अलग सिस्टम है। कौन सी चीज पे इन्वेस्टमेंट करना है वो डिपेंड करता है जी। कुछ अकाउंट में, सभी अकाउंट में अलग अलग सिस्टम रखा हुआ है कि इस अकाउंट से इन चीजों पे स्पेंड किया जाएगा, और जो यहाँ से पैसा आएगा वो इस अकाउंट में डाला जाएगा। अब जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अकाउंट है पब्लिक का वो ये है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें जो जितना भी इंडियंस का, यानी कि इंडिया में से जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, टैक्सेस आ रहे हैं या एक्साइज ड्यूटीज आ रही हैं, ठीक है, वो सारे का सारे, जब किसी को गवर्नमेंट ने लोन दिया हुआ है तो उसका कोई भी इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है, जब कहीं से हमें लोन वापस हो रहे हैं, तो वो सारे का सारा पैसा कहाँ आएगा? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा जाता कहाँ कहाँ पे है, खर्चा कहाँ कहाँ होता है और इसका तरीका क्या होता है निकालने का। कंसोलिडेट फंड से पैसा तभी निकाला जाता है
जब लॉ के थ्रू, मतलब एक तरह से लॉ बनेगा तभी बनाया जाएगा, बिल पारित होगा, बिल के थ्रू फाइनेंशियल बिल पारित होता है, फाइनेंशियल बिल पास होता है, तभी जाके यहाँ से पैसा निकाला जाता है, वरना अदरवाइज कोई भी अपनी मर्जी से, ना तो प्राइम मिनिस्टर ना ही कोई मिनिस्टर यहाँ से पैसा निकाल सकता है। ठीक है, तो बिल जब पारित होगा तो इस यहाँ से पैसा हम बहुत सारी जो हायर लेवल की पोस्ट हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, उसके बाद जो हमारे एमपीस हैं, यानी कि लोकसभा के मेंबर हो गए, राज्यसभा के मेंबर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब की जो सैलरीज हैं वहाँ से जाती हैं। ठीक है, इस अकाउंट से जाती है। उसके अलावा बहुत सारी और भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनकी यहाँ से सैलरी जाती है। बहुत सारी जगह यहाँ से बड़ी आउटर कंट्री को हम लोन देते हैं। ठीक है, तो कहीं पे स्पेंड करना है बहुत ज़्यादा, यानी कि जब हमारा जो बजट पेश होता है तो मोस्टली इसी फंड से जो है वो बजट निकाला जाता है। अब एक होता है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में लगभग 500 करोड़ रुपए जो हैं वो रखे जाते हैं। ये होते हैं कभी भी कोई अगर आपदा आ जाए, यानी कि कोई भी ऑन द स्पॉट कोई जलजला आ जाए, या कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कोरोना आ गया था, या कोई तूफान आ जाए, ठीक है, या कोई डिजास्टर हो जाए, तो उस टाइम पे ये वाला फंड हम ऑन द स्पॉट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला फंड इस यहाँ पे वोटिंग की या कोई भी बिल पारित करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम ये 500 करोड़ एक तरह से हमने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ होता है, इमरजेंसी फंड होता है। तो कभी भी जब भी अगर कोई आपदा आती है ऑन द स्पॉट, कहीं फ्लड आ जाता है, कहीं पे डिजास्टर आ जाता है, कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा अगर नुकसान होता है तो हम इस 500 करोड़ का ऑन द स्पॉट यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी में। ठीक है, एक होता है पब्लिक अकाउंट। अब ये वाला पब्लिक अकाउंट जो होता है, पब्लिक अकाउंट का पैसा, ये वाला बहुत सारी छोटी लोगों के लेवल की जो सैलरीज होती हैं वहाँ दिया जाता है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे छोटा मोटा जो स्कीमें आए तो वहाँ से ये वाला भी इजी होता है, यहाँ से भी पैसा निकालना इजी होता है। ठीक है, जो यानी कि कंसोलिडेंट ऑफ फंड में नहीं आता, और इसके अलावा जो जितने भी टैक्सेस आते हैं, जब बाहर से पैसा आता है, और एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी आती हैं किसमें, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंड हुई होगी जो हमारा पैसा, इंडियंस का पैसा कहाँ पे रखा जाता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उससे क्या गवर्नमेंट क्या अपनी मर्जी से यूज़ करती है, ये सब आपको आज क्लियर हुआ होगा। सो अब मिलते हैं, आज का ये क्लास हमारी ख़त्म होती है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू अगेन, कंटिन्यू योर स्टडी। थैंक यू।